कहते हैं प्रकृति के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में कई ऐसे राज दफन हैं जो अगर राज ही रहें तो पूरी दुनिया की भलाई इसी में है। ये कहानी भी बस एक राज ही है। शाम का समय, अमावस की काली घनी रात। अचानक से समीर की नींद टूट जाती है। पसीने से भीगा हुआ वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। समीर घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। समीर अपने बेड से उठा और एक घूंट में सारा पानी पी गया, लेकिन घबराहट के मारे उसका हलक अभी भी सूखे जा रहा था। आज की रात उस शहर के लोगों के लिए मनहूस मानी जाती थी। कुछ लोग इसी डर से शहर को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन समीर कुछ वक्त पहले ही यहाँ रहने आया था। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वो खिड़की की तरफ गया और कांपते हाथों से उसने खिड़की का पर्दा हटाया और उसी पल समीर के मुंह से चीख निकल पड़ी। उसने अपना चेहरा फेर लिया। डर और दहशत उसकी आंखों में साफ नजर आ रहे थे। उसे खिड़की पर अपनी मरी हुई पत्नी की लाश दिखाई दी, जो कि बाहर खड़े उसे हाथ का इशारा करके बाहर आने को कह रहे थे। समीर ने खुद को संभाला और वापस से खड़ा होकर खिड़की की तरफ गया। वहां पर अब सब कुछ सामान्य था। समीर का दम घुट रहा था। उसने खिड़की खोली और एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर निकल गया। बाहर की सड़कें सुनसान पड़ी थी। गली की पहली बिल्डिंग के 6वीं मंजिल पर समीर रहता था। वहां से पूरा शहर दिखाई देता था। स्वर्णागिरी जितना दिन में सुंदर, उतना ही रात के पहर खौफनाक। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे लोग मनहूस मानते हैं। शाम का सूरज ढलते ही सारी दुकानें बंद हो जाती थी। सब दरवाजे खिड़की बंद करके अपने अपने घरों के अंदर ही रहते थे। रात के समय वहां ना तो कोई रिक्शा चलती थी और ना ही कोई परिवहन। समीर की खिड़की से दूर वो जगमग रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी और कुछ ही पल में वो रोशनी तेज होने लगी। वहां के लोगों का मानना है कि वो रोशनी दूर उस किले से निकलती है। अमावस की रात वहां बहुत सारे प्रेत आकर राक्षस की पूजा करते हैं और उसे अपनी दुनिया में वापस लाना चाहते हैं। कोई नहीं जानता कि यह शहर कब कितने लोगों को खा चुका है और कब ये पूरी इंसानियत को निकल जाएगा। समीर ने फौरन ही खिड़की बंद कर ली और पर्दे ढक दिए और सिकुड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। वो घूर रहा था उस जगह पर जहां पर उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। वहीं उसके सामने उसके माथे से खून बहकर उसकी तरफ ही आ रहा था। समीर झट से खड़ा हुआ और नीचे देखने लगा। फ्लोर बिल्कुल साफ था। स्वर्णागिरी शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटी सी जगह। रानी रेणुका देवी का भव्य किला, 500 साल पुराना। इतिहास जितना उतना ही पुराना, उतना ही भव्य और विशाल उसकी इमारतें थीं। 3 ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक बहुत ही बड़ा विशाल किला, जिसकी मजबूती आज तक कोई नहीं भेद पाया। चौथे हिस्से में बहती नदी, जिसका अधिकतर पानी सूख चुका है। लोगों का कहना है कि उस वक्त यहाँ पानी का ये एक स्रोत हुआ करता था। ये किला धन संपत्ति का भंडार हुआ करता था। 500 राजाओं के वंशावली के पूर्वज राजा चंद्रसेन की पत्नी धरा ने
इसी कुल में बेटी बनकर जन्म लिया, रेणुका। रेणुका बहुत बहादुर थी। उसके रहते कोई भी दुश्मन इस किले को जीत नहीं सका और ना ही कभी हासिल कर पाया। रेणुका देवी अपने किले से बहुत प्यार करते थे। आज भी लोगों का कहना है कि उनकी रूह इसी किले में बसी हुई है। आज से लगभग 45 दिन पहले समीर अपनी पत्नी विभा के साथ स्वर्णागिरी में नया नया आया था। शाम का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में लहराते खेत बेहद सुंदर नज़ारा था। विभा को यह जगह बहुत भा गई। यहाँ की सुंदरता उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह हर सुंदर दिखने वाली चीज़ का भी अपना ही एक रहस्य होता है। शाम के 7 ही बजे थे और स्टेशन पूरा खाली था। वहाँ ना कोई रिक्शा था और ना ही कोई इंसान जो समीर और विभा को रास्ता बता पाए। समीर सामान उठाकर स्टेशन से बाहर आया तब उसे एक टैक्सी वाला दिखाई दिया। समीर ने उसे चलने के लिए पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। भाई जी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ जाना है आपको? इस पर समीर ने कहा, हमें यहाँ इस पते पर जाना है। उसने एक पर्ची को दिखाया। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और यहाँ के सारे लोग कहाँ गए? इस पर टैक्सी वाला बोला, लगता है आप यहाँ नए हैं इसलिए आपको पता नहीं। शाम के वक्त यहाँ घर से कोई भी बाहर नहीं निकलता। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको बस एक होटल तक छोड़ देता हूँ। कल सुबह आप इस पते पर चले जाइएगा। क्यों? होटल में क्यों? मैंने घर लिया है वहाँ। हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। और यहाँ ऐसा क्या है जो शाम के वक्त कोई भी बाहर नहीं निकलता? विभा ये सारी बातें सुनकर डर जाती है। जो नज़ारे अभी तक उसे बेहद खूबसूरत लग रहे थे वही अब उसे डरा रहे थे। अपने आसपास सुनसान सड़कों को देखकर विभा डर जाती है। वो समीर की बाजू को कसकर पकड़ लेती है। समीर, प्लीज़ होटल ही चलते हैं ना। यहाँ सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़, आज रात की ही तो बात है। हम लोग होटल में ही रुक जाते हैं। विभा की डरी हुई आंखें देखकर समीर मान गया और टैक्सी वाले से होटल चलने के लिए कहा। स्टेशन से होटल सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर था, इसलिए वो लोग जल्दी ही पहुंच गए। वहां पहुंचकर समीर ने एक रूम लिया और चेक इन किया। टैक्सी में आते वक्त विभा की नज़रें सिर्फ बाहर की तरफ ही थी। उसने हर चीज़ नोटिस की। कोई भी एक सिंगल शॉप या फिर ठेले वाला कुछ भी सड़क पर नहीं था। यहाँ तक कि होटल का गेट भी बंद था। होटल का ओनर टैक्सी वाले को जानता था, इसलिए उसने समीर और विभा के लिए दरवाज़ा खोल दिया। रूम में जाते वक्त होटल के मालिक ने समीर और विभा को सख्त हिदायत दी कि वो खिड़की ना खोलें। अगली सुबह समीर और विभा अपने घर के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा हर तरफ अच्छी खासी चहल पहल थी। बाजार भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सब तरफ कुछ मुस्कुराते चेहरे तो बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था। विभा को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि इस जगह की दुनिया रात में अलग और दिन में अलग होती है। वही टैक्सी वाला उन्हें घर छोड़ आया। समीर ने धीमी आवाज में टैक्सी वाले से रात के बारे में पूछा, तुम रात को क्या कह रहे थे? ये रात का किस्सा क्या है? साहब जी, ये जगह रात के लिए श्रापित है। मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन अक्सर रात को निकलने वाले लोग यहाँ मारे जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन क्यों? टैक्सी वाला दूर उस किले की तरफ इशारा करता है
जहां दूर उसकी चोटी दिखाई दे रहे थे। वो किला, कहते हैं कि जिस किसी ने भी उस किले में रात गुजारी या फिर घर से बाहर रहा, वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया या फिर उसकी लाश ही मिली। वहाँ उस तरफ रात के वक्त कभी मत जाइएगा। आप भी अपना ध्यान रखिए, उस किले से हमेशा दूर रहिए। टैक्सी वाले के जाने के बाद विभा समीर के पास आई। क्या हुआ? वो क्या कह रहा था? इस पर समीर ने कहा, कुछ नहीं, पागल है यहाँ के लोग। किसी भी मनगढ़ंत बात पर विश्वास कर लेते हैं और उसे सच मान लेते हैं। तुम बस अपना ध्यान रखना। समीर और विभा अपने घर में गए। समीर वहाँ ऑफिस के काम से आया था। समीर एक आर्कियोलॉजिस्ट है और विभा एक हाउसवाइफ। समीर और विभा की शादी को 2 साल हो चुके हैं। विभा समीर के लिए कॉफ़ी बना कर लाती है और उसे देती है। समीर अपने घर के विंडो से बाहर देख रहा था। उसकी विंडो से वो किला साफ नजर आता था। समीर कॉफ़ी पीते पीते उस किले को ही देख रहा था। दरअसल समीर यहाँ स्वर्णागिरी में उस किले पर रिसर्च करने ही तो आया था। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। समीर सुबह ही अपने काम के लिए निकल जाता था और विभा अपने घर को सजाने में जुट गए थे। विभा को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। वो अधिकतर अपने खाली समय पर गाने ही सुनती थी। वैसे तो समीर कभी भी ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुकता था। हमेशा शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाया करता था। लेकिन उस दिन बस सूरज ढलने ही वाला था। उसे थोड़ी सी देर हो गए थे। समीर जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर किले से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसका दम घुटने लगा। भरी गर्मी में भी उसे ठंड का एहसास होने लगा। समीर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। अचानक उसे अपने कदमों के साथ किसी और के भी कदमों की आहट सुनाई दी। समीर ने बिना कोई ध्यान दिए सीधा सीधा कदम बढ़ाना जारी रखा, लेकिन तभी उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिर पड़ा। समीर हाँफ रहा था। उसकी नज़र ज़मीन पर एक परछाई पर पड़ी जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। समीर ने खुद को संभाला और जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा। किले के बाहर दरवाजे पर उसे चौकीदार मिला। उसे इस वक्त वो यहाँ देखकर समीर पर झल्ला पड़ा, लेकिन समीर कुछ डरा हुआ था, इसलिए बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए वहाँ से जल्दी निकल गया। समीर जल्द से जल्द अपने घर पहुँचा, लेकिन घर पहुंचकर वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। उसने कोई भी बात विभा को नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि उसकी परेशानी देखकर विभा भी परेशान हो जाए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। उस दिन के बाद से समीर थोड़ा सावधान सा हो गया। वो समय से पहले ही लौट आता था। फिर अमावस की काली रात आई। शाम ढलते ही समीर अपने घर पहुंचा तो विभा दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। उसने काफ़ी आवाज़ लगाई, डोरबेल भी बजाई, लेकिन विभा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। समीर बुरी तरह से घबरा गया। किसी तरह समीर ने दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा। अंदर विभा मरी पड़ी थी। वो वहीं ज़मीन पर खून से लथपथ हालत में गिरे हुए थे। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि घर का दरवाज़ा बंद था, सभी खिड़कियां बंद थे और विभा के शरीर पर चोट के निशान ऐसे थे जिन्हें देखकर ऐसा पता चल रहा था कि जैसे किसी ने उसके पेट में हाथ डालकर उसकी अथड़ियां ही निकाल ली हों। समीर बेसुध सा वहीं पड़ा, बस विभा को देखे जा रहा था। वो जैसे सुन्न सा हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
कुछ देर में जब उसे होश आया तो समीर अपने घर के नीचे गया। उसने सबके दरवाजे खटखटाए लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। हताश होकर समीर बाहर की तरफ जाने लगा लेकिन बिल्डिंग के दरवाजे बंद किए जा चुके थे। समीर जोर जोर से चीखने लगा लेकिन रात के सन्नाटे में सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई दे रहे थे। उन्हें सुनने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। सब जैसे बहरे हो गए थे। उस रात अमावस की काली रात थी और आज की ही रात विभा की बड़ी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह समीर के घर के बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने वहां आकर छानबीन शुरू कर दी। किसी ने विभा को बड़ी बेदर्दी से मारा था। वो लोग वहां के नए नए आए थे इसलिए उन्हें ठीक से कोई भी जानता नहीं था। पुलिस का सीधा शक समीर पर गया लेकिन उसने बताया कि उस वक्त वो वहां था ही नहीं बल्कि वो किले में था और अपना काम कर रहा था। किले का नाम सुनकर सब में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगे। अमावस की काली रात और समीर का किले में काम करना। सब लोगों के मुंह पर एक ही बात थी कि विभा को किले के प्रेत ने मार डाला। पुलिस भी वहां की जगह से अच्छी खासी वाकिफ थे। उन्हें समीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से उसे छोड़ना ही पड़ा। समीर पूरी तरह हताश हो चुका था। उसकी पत्नी विभा उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसे वो दिन याद आया वो जब किले में अकेला रह गया था। समीर को लगा कि ये सब उसी की गलती है मगर ये सब क्या था ये आज तक समीर को कभी समझ नहीं आया। क्या विभा को किले के प्रेतों ने मारा या फिर उसके साथ क्या हुआ ये आज भी बस एक राज बनकर है और शायद इस रात से कभी भी पर्दा नहीं उठेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।